हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बीएससी एमएससी 11th-12th का टॉपिक एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है उसको पहले जानेंगे, फिर इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कांस्टेंट प्रेशर पर किसी तंत्र या सिस्टम की कुल अंतर्निहित ऊष्मा हीट को एंथैल्पी कहते हैं। क्या बोला गया है? स्थिर दाब पर किसी तंत्र की कुल अंतर्निहित ऊष्मा को एंथैल्पी कहते हैं। इस ऊष्मागतिकी फलन जिसे थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप एंथैल्पी का परिभाषा करेंगे तो ये वाला हमारा एंथैल्पी का परिभाषा बोल सकते हैं, और इसका इक्वेशन डिराइव करने के बाद इसका परिभाषा एक और बनेगा, उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसके पहले वीडियो में हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पढ़ चुके हैं। तो अब ये थर्मोडायनेमिक जहाँ पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम हमें काम आएगा। तो ऊष्मागतिकी प्रथम नियम क्या था? Q इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू था। ये था हमारा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम या थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। कांस्टेंट प्रेशर पर किया गया वर्क यदि मैकेनिकल हो तो कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हैं और जो वर्क कर रहे हैं वो क्या है, क्या बोला जा रहा है? यांत्रिकी, मतलब कि मैकेनिकल हो तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P डेल V होता है। W जनरली हम देखते हैं W इज इक्वल्स टू क्या होता है? P डेल V बोलते हैं, P डेल V। W इज इक्वल्स टू P डेल V होता है, या तो ये वाला डेल या वो वाला डेल। ये हो गया। अब देखो, जहाँ हमारा जो डेल V क्या होता है? आयतन में परिवर्तन है, वॉल्यूम चेंज है। ठीक है, मतलब कि डेल V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? डेल V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल बोल सकते हैं। ये हुआ। तो अब इस W का मान हम क्या कर देंगे? इक्वेशन 1, या इसको मान लेते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, उसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा नया इक्वेशन हमारा? और देखो, स्थिर दाब मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पर बोला गया है तो QP लिखे हैं, यहाँ पे कोष्टक में भी रख सकते हो। तो ये नीचे में जो सबस्क्रिप्ट है P है, उसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है हमारा कार्य, इसलिए हम इसको नीचे में P शो करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल यू तो पहले से था। अब ये W के जगह पे क्या करना है? ये वाला P डेल V का मान पुट कर दिए, सिंपल सा P डेल V करके। ये हुआ ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। अब ये वाला था तो अब नया रूप ले लिया, ये नया इक्वेशन हो गया। ठीक है, QP इज इक्वल टू डेल यू प्लस P डेल V करके। ये हुआ हमारा। यहाँ पे शो किया गया है कि जहाँ सबस्क्रिप्ट P स्थिर आयतन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दाब लिख लीजिएगा। तो स्थिर दाब कांस्टेंट प्रेशर की अवस्था को प्रदर्शित करता है। आयतन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम के लिए क्या शो करते हैं? V शो करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जहां सबस्क्रिप्ट P स्थिर दाब कांस्टेंट प्रेशर की अवस्था प्रदर्शित करता है बोल रहा है। ये हुआ। अब देखो, ये जो हमारा नया इक्वेशन आया है डेल यू, और एक आया है डेल V करके है, तो इन दोनों को हम अगर लिखना चाहें तो डेल यू इज टू क्या लिख सकते हैं? देखिए, डेल यू इज टू क्या सकते हैं? U2 माइनस U1 लिख सकते हैं, और डेल V की जगह क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। तो अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 1, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे? डेल यू और डेल V का मान ये जो दिख रहा है हमें, वहां पे इस इक्वेशन को पुट कर देंगे। तो सबस्क्रिप्ट 1 एंड 2 क्या दर्शा रहा है? प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेट एवं अंतिम अवस्था फाइनल स्टेट बताता है। U2 मतलब क्या है? फाइनल स्टेट के लिए है। U1 क्या है आपका? इनिशियल स्टेट के लिए, प्रारंभिक अवस्था के लिए। तो अब क्या कर देते हैं हम? डेल यू और डेल V का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P तो था ही, तो P के लिए 2 1 नहीं है तो P, और कोष्टक में V2 माइनस V1 हो जाएगा। ये हुआ। अब क्या करेंगे? U2 और U2, जैसे कि यहाँ पे अब क्या करते हैं? इन दोनों को इसके साथ गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? P V2 माइनस P V1 हो जाएगा। तो अब 2 2 को एक साथ रख देते हैं और 1 1 को एक साथ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? U2 प्लस P V2, ये हो गया। माइनस हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये आगे में माइनस है, U1 प्लस P V1 रखते हैं। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो एक इक्वेशन और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? जैसे कि U2 माइनस U1 है ये, प्लस
एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, क्या हो जाएगा PV2 माइनस PV1। ठीक है, इसको कोष्टक में ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, U2 को एक साथ और 1 1 को एक साथ कर देते हैं। तो ये U2 P देखो प्लस में है तो PV2 माइनस यहाँ पे है, माइनस तो कर दिए हैं तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा अंदर में, तो U1 प्लस PV1 कर दिए हैं। ये समझ आ गया। और ये किसका मान है, यहाँ पे QP का मान है। ये हुआ। अब इसके बाद वर्ड में क्या बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं कि जो हमारा पद है U2 और प्लस PV2 और U1 प्लस PV1, इसको क्या कर रहे हैं, एक निकाय सिस्टम की फाइनल एवं इनिशियल स्टेट में उपस्थित अंतर्निहित ऊष्मा, जिसे हम हीट कंटेंट का मापक या स्केल है। क्योंकि यहाँ जो राशियां हैं हमारा U, P और V अवस्था फलन है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ लिए हैं अवस्था फलन स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो U मतलब कि आंतरिक ऊर्जा, P क्या है प्रेशर और V क्या है वॉल्यूम, वो क्या है सब स्टेट फंक्शन है। तो इसका जो गुणनफल होगा PV, ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लाई अगर करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक स्टेट फंक्शन अवस्था फलन हो जाएगा। और भी क्या बोल सकते हैं कि जब हम देखो U प्लस PV लिखते हैं तो ये तीनों का तीनों स्टेट फंक्शन अवस्था फलन है। तो प्लस और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा ये एक क्या हो जाएगा, नया स्टेट फंक्शन हो जाएगा, अवस्था फलन हो जाएगा बोल रहे हैं, जिसे एक अन्य ऊष्मागतिकी फलन थर्मोडायनामिक फंक्शन एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊष्मा हीट कंटेंट भी कहते हैं। ये जो आया है हमारा, ठीक है, ये देखो 2 और 1 के रूप में आया है, उसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्निहित ऊष्मा या क्या बोलेंगे, एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, इसे H से निरूपित करते हैं। देखो अगर ये जो थ्योरी है वो समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखो पहले हम पढ़े थे U था, P था और V था, इसको हम क्या बोल रहे थे, स्टेट फंक्शन बोल रहे थे, यही बोल रहे थे। तो क्या बोला जा रहा है, अगर दो स्टेट फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन आएगा बोल रहा है। ये थ्योरी का मीनिंग यही बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, अगर हम एक और क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई के साथ एक प्लस कर देते हैं, मतलब कि जोड़ देते हैं, तो जो भी आएगा वो भी क्या होगा, हमारा स्टेट फंक्शन होगा बोला जा रहा है। ठीक, स्टेट फंक्शन को जो भी करेंगे। तो अब इसको हम एक साथ, जैसे कि U2 प्लस PV2 आ रहा है या U प्लस PV बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी बोलेंगे, जिसे हम H से प्रदर्शित करेंगे बोल रहा है। यही हुआ। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन जो था हमारा, ये इसके जगह क्या रख सकते हैं, H2 रख सकते हैं और इसके जगह क्या रख सकते हैं, H1 रख सकते हैं। तो नया इक्वेशन क्या ग्रहण कर लेगा, देखो ये आपका एंथैल्पी के लिए दे दिया गया है। तो नया इक्वेशन हम यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ, QP इज इक्वस टू, इसको हम मान सकते हैं H2, इसको मान सकते हैं H1। ये हो गया H2 माइनस H1 हो गया, क्योंकि एंथैल्पी करेंगे। अब एंथैल्पी का मेन परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे, स्थिर दाब कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम की एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊष्मा हीट कंटेंट की मात्रा, उसकी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी एवं प्रेशर व वॉल्यूम के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। चलो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है उसको। देखो स्थिर दाब पर बोला गया है, मतलब कि कांस्टेंट डेल P क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। किसी निकाय की एंथैल्पी मतलब कि H, अंतर्निहित ऊष्मा की मात्रा बोल रहा जा रहा है, और उसकी आंतरिक ऊर्जा मतलब कि U, एवं दाब व आयतन प्रेशर या वॉल्यूम के गुणनफल, देखो ये गुणनफल है, के योग के तुल्य, मतलब कि यहाँ पे योग होगा। तो यही बोला जा रहा है, ये हमारा जो इक्वेशन था उसको वर्ड में बोला जा रहा है, हिंदी में कैसे लिखेंगे उसको। और क्या बोला गया है कि कांस्टेंट प्रेशर पर बोला गया है। ये हुआ। तो देखिए जो वर्ड में बोला जा रहा है हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, ये जो लिखा हुआ है H इज इक्वस टू U प्लस PV करके। तो इसी को जो इक्वेशन नंबर हम 1 माने हैं उसको वर्ड में या परिभाषा या डेफिनेशन के रूप में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हुआ। अगर डेफिनेशन पता है तो आप उसका फार्मूला बता सकते हो, अगर फार्मूला पता है, इक्वेशन पता है, तो आप उसका परिभाषा डेफिनेशन बता सकते हैं।
ये हुआ। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 जो था हमारा ये वाला इक्वेशन, उसका अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारा, देखो अवकलन करेंगे तो क्या लिखते हैं, पहले में डी लिख देंगे या डेल बोल देते हैं, तो डेल एच हो जाएगा इक्वल टू, इसको भी क्या कर देंगे, डेल यू लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के रूप में है, तो पी क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, और भी क्या है हमारा, सेकेंड फंक्शन है। ये हुआ। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का अवकलन कैसे करते हैं उसको देखो। पहले क्या लिखते हैं, ये तो हमारा हो गया इतना, एच और यू का अवकलन कर दिए। अब फर्स्ट फंक्शन पहले लिखेंगे, फिर क्या बोलते हैं, सेकेंड फंक्शन का अवकलन, मतलब कि डी भी हो जाएगा, प्लस लिख देते हैं सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। ये हुआ। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन क्या था, पी था, तो इन दोनों का करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। तो इस तरीके से दो फंक्शन रहता है तो उसको अवकलित किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड का अवकलन, सेकेंड फर्स्ट का अवकलन। तो हमारा नया इक्वेशन ले लिया ये वाला, देखिए ये अवकलन कर दिए हैं इक्वेशन नंबर 1 जो एंथैल्पी का फार्मूला था उसको। अब क्या है देखो कि हम फर्स्ट नियम क्या करते हैं, फर्स्ट ऊष्मागति का फर्स्ट नियम पढ़ चुके हैं हम, प्रथम नियम। तो डी क्यू इजिकल्स टू क्या था हमारा, डी यू प्लस पी डेल भी था, ये था। तो इसके जगह पे देखो डी यू प्लस पी डेल भी के जगह हम ये डी क्यू को पुट कर सकते हैं क्या, तो यही किए हैं, सिंपल सा डेल एच इजिकल्स टू इसके जगह पे डेल क्यू को पुट कर दिए हैं, ये हुआ है। तो डी क्यू प्लस भी डी पी ये कहीं पे नहीं गया है, तो इसको जैसा है वैसा ही उतार देंगे। तो नया इक्वेशन हमारा आ गया डी एच या डेल एच इजिकल्स टू डेल क्यू प्लस वी डेल पी करके। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब बोला जा रहा है कि स्थिर दाब मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर, तो डी पी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो डी पी जीरो हो गया तो हमारा ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ये हुआ। देखो यहाँ पे भी डीपी है ना, तो डीपी को अगर कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है तो डीपी क्या हो जाता है, उसके लिए जीरो हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इतना सारा प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। तो इसमें आइसो आपका क्या है, बारीक है, तो बार जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, तो इसीलिए ये जीरो हो जाएगा। और नया इक्वेशन क्या आ जाएगा, डी एच इजिक्वल्स टू, ये देखो डी क्यू बचा है, ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। और क्या लिए हैं, स्थिर दाब मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पर लिए हैं, तो कोष्टक में करके हम क्या कर देंगे, पी लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो क्या शो करता है कि कौन सा कांस्टेंट है। अगर भी रहता है तो वहाँ पे बोलते हैं कि आयतन जो हमारा वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे पी कांस्टेंट है, मतलब कि पी लिया गया है तो पी कांस्टेंट है। ये हुआ। तो अब इसको आप डेल ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए हैं। ये हुआ। अब नया आ गया हमारा कि जो एंथैल्पी और ऊष्मा है दोनों बराबर है जब हमारा कांस्टेंट प्रेशर है तब। अब क्या बोला जा रहा है देखो, अतः किसी निकाय सिस्टम की एंथैल्पी में परिवर्तन स्थिर दाब पर उससे निकाय में ऊष्मा परिवर्तन के बराबर होता है जब संलग्न कार्य सिर्फ पीवी हो, बोल रहा है। ठीक, इसी को वर्ड में यहाँ पे लिखा गया है, जब संलग्न कार्य पीवी नहीं होता है तो ये वाला जो पार्ट हम लिखे हैं वो जीरो मतलब कि एक दूसरे के बराबर नहीं होता, थोड़ा कम ज़्यादा होता है, बोल रहा है। ठीक है, तो उसको कम ज़्यादा होता है, कैसे ज़्यादा होता है उसको देखते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, यदि प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पर ना कराकर कांस्टेंट वॉल्यूम पर कराई जाए तो संलग्न कार्य पीवी कार्य नहीं होता है और सिस्टम में ऊष्मा परिवर्तन हीट चेंज एंथैल्पी चेंज के बराबर नहीं होगा, बोला जा रहा है। इस परिस्थिति में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया गया था, कांस्टेंट प्रेशर लिया गया था, तो अब हम ले लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर के जगह पे कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो पीवी वर्ग कार्य मतलब कि पीवी कार्य नहीं कहलाएगा, वो अलग रहेगा। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ये था, बार बार यही लिखना पड़ेगा तो लिख लेते हैं। अब क्या बोला जाएगा है कि जो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डी भी जो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया हमारा। तो नया इक्वेशन आ गया डी क्यू भी इज इक्वल टू डेल यू या डी यू प्लस जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू भी इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा, या डेल क्यू भी इज इक्वल टू डेल यू। तो अब क्या कह रहा है, यहाँ पे ये पीवी वर्ग नहीं होगा। तो अब क्या बोला जा रहा है, वर्ड में देखते हैं। अन्य ऊष्मागतिकी फलनों थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन की तरह एंथैल्पी भी एक अवस्था फलन स्टेट फंक्शन है जिसका मान सिर्फ अवस्था परिवर्तियों स्टेट वेरिएबल्स द्वारा निर्धारित होता है एवं सिस्टम में दिए गए स्टेट चेंज के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन
चेंज के पाथ पर निर्भर नहीं करता है बोला जा रहा है। ठीक है, स्टेट वेरिएबल है तो पाथ पे तो निर्भर नहीं करेगा। ये हुआ। अब हम देखते हैं किसी चक्रीय प्रक्रम या मतलब कि साइक्लिक प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज शून्य होता है। मतलब ये बोल सकते हैं जो भी साइक्लिक प्रोसेस है वो एंथैल्पी चेंज शून्य होता है। इसको पढ़ भी चुके हैं हम आइसोथर्मल सब प्रोसेस के लिए। तो एंथैल्पी एक मात्रात्मक गुण हो सकता है, ये भी पढ़े थे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है एंथैल्पी जो होता है वो, जो कि एच एक एंथैल्पी एक अवस्था फलन स्टेट फंक्शन है, अतः डेल एच एक पूर्ण अवकलन होगा बोल रहा है। ठीक है, तो एच जो है या एंथैल्पी बोलते हैं वो क्या है हमारा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए उसका मान 0 होता है और वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है भी पूछ सकता है, और क्या है वो स्टेट फंक्शन भी है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे पूछ सकता है कि एंथैल्पी क्या क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये हुआ। तो अब अगला देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब है हमारा, ये तो एंथैल्पी क्या था वो देख चुके हैं हम। अब दोनों में रिलेशन देखेंगे, क्या क्या है हमारा रिलेशन। देखो, डेल एच एवं डेल ई या डेल यू करके भी लिखा रहता है थर्मोडायनेमिक में, तो दोनों वही है, डेल यू और डेल ई दोनों में सेम है। तो उसको लिख सकते हैं डेल एच तथा डेल ई में संबंध, रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल ई। तो रिलेशन देख लेते हैं। अब देखो थोड़ा वर्ड देखते हैं क्या है। इंटरनल एनर्जी यू की तरह ही किसी सिस्टम में हम एंथैल्पी के निरपेक्ष मान या परम मान को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमें अवस्था परिवर्तन स्टेट चेंज में एंथैल्पी चेंज की मान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। ये है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, किसी स्टेट चेंज में यदि निकाय सिस्टम की इनिशियल एवं फाइनल एंथैल्पी मान क्या है, इनिशियल का है H1 और फाइनल का है H2 हो तो हमारा जो एंथैल्पी था, एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। इसको पहले भी आगे इसके ऊपर में डिराइव किए थे। डेल एच इज इक्वल टू क्या आता था हमारा, H2 माइनस H1 है। जैसे कि डेल यू को क्या लिखे थे, U2 माइनस U1 लिखे थे, वैसे ही हम डेल एच को क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 लिख सकते हैं। तो पहले डिराइव कर चुके हैं। एच का मान क्या आता था, एच का क्या था मान आपका, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी था। तो H2 का क्या हो जाएगा, U2 प्लस पी भी टू, और H1 का क्या हो जाएगा, U1 प्लस पी भी वन। तो बस जी वही लिखे हैं। देखो H2 के जगह पे ये लिख दिए हैं, H1 के जगह पे ये लिख दिए हैं जो यहाँ पे हम निकाले थे। ये हो गया। अब क्या किए हैं, पी को क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। ठीक है, कांस्टेंट निकाल दिए हैं। मतलब कि अब क्या है, यू को अलग कर दें और भी को अलग कर दें, तो क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 हो जाएगा प्लस P, और भी को एक साथ रखेंगे तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो इसके जस्ट इसके ऊपर देखे थे रिवर्स प्रोसेस टाइप का कि U2 माइनस U1 है तो उसको डेल U लिख सकते हैं, और V2 माइनस V1 है उसको क्या लिख सकते हैं, डेल V लिख सकते हैं। तो देखो डेल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल U प्लस P डेल V हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो डेल H का एक और फार्मूला आ गया कि अगर चेंज दर्शा रहा है तो इस तरीके से। तो एक तो ये फार्मूला था, अब एक नया फार्मूला जनरेट हो गया। अब क्या बोला गया है, यदि पदार्थ ठोस सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो तो वॉल्यूम में परिवर्तन बहुत कम होता है, अतः डेल एच एवं डेल यू के मानों में अंतर बहुत कम होगा। परंतु गैसीय निकायों गैसीय सिस्टम के लिए यह अंतर बहुत अधिक हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो एंथैल्पी है या आंतरिक ऊर्जा है उनके मान में कब कम अंतर आएगा और कब अधिक अंतर आएगा। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए बहुत कम अंतर आएगा, मतलब कि बराबर टाइप का रहेगा, और गैस सिस्टम मतलब कि गैसीय निकाय के लिए अंतर क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, अब देखो कि जो भी हम डेल वी को लिखते हैं, पी डेल वी को हम कैसे लिख सकते हैं, P2 माइनस पी V2 माइनस पी V1 लिख सकते हैं। ये हुआ। जैसे कि देखो अगर हमें P डेल V लिखना है तो P V2 माइनस V1 हो जाएगा। अब ये दोनों को गुणा करेंगे तो P V2 माइनस P V1 हो जाएगा। तो बस जी यही लिख दिए हैं इसको, यहाँ पे देखो यही लिखे हैं। ये हुआ। अब देखो हम एक आदर्श गैस का नियम जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। वो क्या होता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। ये है आइडियल गैस इक्वेशन।
यही था। अब देखो जैसे कि P भी है, वहाँ nRT रखे हैं, तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे देखो, P V2 इज इक्वस टू N2RT रख सकते हैं ना, और P V1 इज इक्वस टू N1RT रख सकते हैं। तो इसी का मान P V2 और P V1 का मान ये देखो यहाँ पे आया है, उसको यहाँ पे पुट कर दिए हैं, सिंपल। ठीक, अब क्या किए हैं, N2 माइनस N1 को हम अलग कर दिए हैं, RT को कॉमन ले लिए हैं क्योंकि हमारा ये दोनों में कॉमन था, तो RT कॉमन ले लिए हैं और क्या बचा है, N2 माइनस N1 बचा है। तो हम अभी तक देखते आए हैं N2 माइनस N1 होता है, उसको क्या करते हैं, डेल के रूप में दर्शा देते हैं। तो ये तो P डेल भी था ही, तो ये क्या हो जाएगा, डेल nRT हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारा 3 आया था ये, तो हमें अभी हम क्या निकाल रहे हैं, डेल H और डेल U, या क्या बोलते हैं, डेल E बोलते हैं इसको। तो इनके बीच संबंध दर्शा रहे हैं। तो एक तो संबंध ये है हमारा, यही है। तो अब दूसरा संबंध दर्शाने के लिए इसके जगह ऐसा क्या रखें जो एक और संबंध दर्शाए, तो इसी को यहाँ पे हम इतना इक्वेशन निकाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, P डेल V इज इक्वल टू डेल nRT आया है। तो इसका मान हम इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हो P डेल V का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस इसके जगह डेल nRT आ जाएगा। ये हुआ डेल nRT। अब हम एक और पढ़े थे इससे पहले वीडियो में कि डेल H को क्या लिख सकते हैं, QP, और डेल U को क्या लिख सकते हैं, QV, क्योंकि डेल H किस में आता है, स्थिर दाब पर आता है, और डेल E का मान किस में आता है, स्थिर आयतन। ठीक है, डेल H मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर, डेल U इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके जगह आप इसको भी पुट कर सकते हो, और ये डेल nRT तो होता ही है। तो देखो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है हायर लेवल में तो आएगा ही आएगा, इसमें चलो BSc MSc में नहीं आता है, MSc में तो आता ही है थोड़ा सा। तो अगर ये एक और पूछा जाता है, जैसे कि देखो लिख लेते हैं हम, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल nRT, एक इक्वेशन आया है हमारा, दोनों में संबंध दर्शा रहे हैं, रिलेशन दर्शा रहे हैं। तो अब देखो डेल H पूछता है तो इसमें तो मान रख सकते हो, लेकिन डेल U अगर पूछ देता है तो क्या कर देंगे हम, डेल H माइनस डेल nRT रख देते हैं। तो ये इन दोनों इक्वेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना, अगर न्यूमेरिकल आता है तो। अब क्या बोला जा रहा है कि ये तो हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है, रिलेशन हो गया। अब निकाय द्वारा उष्मा का उत्सर्जन, मतलब कि सिस्टम द्वारा उत्सर्जन को क्या बोलते हैं, इमिशन। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम बोला गया है। मतलब बोलने का ये है, लिख देते हैं, अगर उत्सर्जन इमिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। डेल H का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, बोल रहा है डेल H क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। ये हुआ। अब निकाय द्वारा उष्मा का अवशोषण, मतलब कि एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, एंडोथर्मिक बोलते हैं। इसको थोड़ा एक्स्ट्रा है, आगे काम आएगा, लिख लीजिएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। और यहाँ पे क्या आता है, डेल H क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको ऐड कर लीजिएगा आप। हमारा कि इमिशन किसको बोलते हैं और एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, और उसके लिए डेल H जो हमारा एंथैल्पी बोलते हैं वो क्या आता है। ठीक, तो ये वीडियो हमारा ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, अगला वीडियो में। और हीट कैपेसिटी में Cp और Cv होता है, उन दोनों में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, क्वेश्चन आता है, उसको पढ़ेंगे। अब हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो आपको पूछेगा कि एंथैल्पी क्या है, समझाइए। तो आपको परिभाषा देना है और उसका फार्मूला बताना है कि क्या क्या होता है, किसे डिराइव करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, डेल H और डेल E, जो आप डेल U भी पढ़ते हो, उसमें संबंध आधार से पूछ सकता है क्या होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये से आ सकता है या इससे आ सकता है कि अगर हमारा निकाय द्वारा उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम ऊष्माक्षेपी बोलेंगे कि ऊष्माशोषी बोलेंगे। और क्या है, डेल H का मान
आपका नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। तो इसमें से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो ये वीडियो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।